आसान तरीका इन्वेस्टमेंट का, दैट इज आप बैंक में चले जाएं। और जो बैंक है उसमें आपको वो दो तरह के इंटरेस्ट ऑफर करते हैं। कौन कौन से? सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। यही कहा था हमने, ठीक है। अच्छा, फिर हमने कहा था कंपाउंड इंटरेस्ट है, सिंपल है नहीं, यही बात हुई थी। अच्छा, फिर हमने कहा था कि फाइनेंस क्या होती है, जी बताइए। जो फाइनेंस, सॉरी, कॉम्बिनेशन ऑफ साइंस ऑफ व्हाट? मैनेजिंग मनी। आर्ट्स एंड साइंस तो है, बट इट इज आर्ट्स एंड साइंस किस चीज का है? मैनेजिंग द मनी है। फिर हमने कहा आर्ट्स क्या होता है? आर्ट क्या होता है? स्किल्स होती है जिसमें आप क्रिएटिविटी ला सकते हैं, ठीक है। साइंस, उसमें कोई पेट फार्मूले नहीं होते, कोई सेट ऑफ उसमें प्रॉपर कोई सेट ऑफ प्रोसेस नहीं होता, या प्रॉपर प्रोसेस नहीं होता, सीक्वेंस नहीं होता आर्ट में ना। जैसे मैंने पेंटिंग करनी है, आप पेंटिंग कर रहे हैं, तो कोई सेम नहीं होगा कुछ, ठीक है। उसमें कोई फार्मूला नहीं है कि जी सब लोग इसी तरह फॉलो करेंगे, लेकिन साइंस में फार्मूले होते हैं। H2O मिलाएंगे तो पानी बनेगा, कोई भी बनाना चाहे। लेकिन पेंटिंग बनाने के लिए आप अपनी क्रिएटिविटी, स्किल्स ला सकते हैं। तो फाइनेंस में कुछ फार्मूले भी हैं और कुछ आपकी क्रिएटिविटी भी हो सकती है। स्किल से ज्यादा स्किल्स भी है, यानी अगर आपकी स्किल ज्यादा है मुझसे तो आप ज्यादा बेहतर मैनेज कर पाएंगे। क्लियर? अगर आप क्रिएटिव हैं तो आप मुझसे बेहतर कर पाएंगे। लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जो फार्मूले हैं, उसमें आप भी वही करेंगे, मैं भी वही करूंगा। आई होप के ये समझ आ गई, ठीक है। फिर हमने कहा था कि सिंपल इंटरेस्ट आपको पता है असल रकम पे मिलता है, और कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है? जो यू अर्न इंटरेस्ट ऑन प्रिंसिपल एज वेल एज प्रीवियसली अर्न इंटरेस्ट, उनको मिलाकर जो इंटरेस्ट मिलता है उसको कंपाउंड इंटरेस्ट है। और हर तरफ कंपाउंड इंटरेस्ट ही है, ठीक है। फिर हमने पढ़ा था कि फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इनटू 1 + i raised to power n। ये कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला है। फ्यूचर वैल्यू क्या होती है? व्हाट इज फ्यूचर वैल्यू? हाँ, एक्सीलेंट। प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, तो इसको मिलाएं तो क्या बनता है? फ्यूचर वैल्यू। क्लियर हो गया? अच्छा, और आई क्या होता है या आर क्या होता है? इंटरेस्ट रेट। एन क्या होता है? नंबर ऑफ पीरियड्स। इज इट क्लियर? फिर हमने कहा था इनमें से छोटी छोटी स्टोरीज बनाई थी, किसी एक को मिस कर लेते थे और बाकियों को फाइंड करते थे। फिर आखिर में जो हमने बात की थी, जहां कंक्लूड किया था, वो था कि अगर आप साल में एक दफा कंपाउंड करें या उस एक दफा से ज्यादा करें तो उससे इंटरेस्ट रेट में फर्क आ जाता है, ठीक है। वो मैंने लास्ट टाइम आखिर में करके बताया भी था। क्लियर है ना? तो उससे हमें ये पता चला कि एक नॉमिनल रेट होता है और एक इफेक्टिव रेट। तो ये मैंने पूरी क्लास को कंक्लूड कर दिया। तो हम नेक्स्ट क्लास में प्रैक्टिस करेंगे हर क्लास में। तो बेहतर है कि मेरी बजाय अगर कोई स्टूडेंट इसको जो है वो रिकैप दे दिया करें। तो 5-7 मिनट ताकि हम लास्ट टाइम पढ़ा था वो हम रिकैप करें और उससे कनेक्ट हो जाएं और फिर आगे चलें। ठीक है जी। तो अच्छा, आज का जो हमारा डिस्कशन है अच्छा, हमने ROI डिस्कस भी की थी, मुझे याद है। ROI क्या होती है? रिटर्न इन्वेस्टमेंट। बताती क्या है? ये हमने लास्ट टाइम, ये इफेक्टिव रेट है, ये लास्ट टाइम स्लाइड शामिल नहीं थी, एनुअल इफेक्टिव रेट। तो अगर ये जो आई है ये क्या है? नॉमिनल रेट है। नॉमिनल रेट साल का होगा। और M क्या है? व्हाट इज M? कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी। एक्सीलेंट। कंपाउंडिंग यानी साल में कितनी दफा आप कंपाउंडिंग कर रहे हैं। अगर साल में 2 दफा करेंगे, M की वैल्यू 2। एग्री? छोटी सी एग्जांपल कर लेते हैं फिर आगे चलते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो जिनकी आज पहली क्लास होगी। ठीक है, तो जरा लिखें, इंटरेस्ट रेट 12% है और ये नॉमिनल है। नॉमिनल कौन सा होता है? नॉमिनल क्या होता है? जो कॉन्ट्रैक्ट में लिखा जाता है, हाँ, जो कमिटमेंट होती है। लेकिन बैंक सलमान खान नहीं है जो एक दफा कमिटमेंट कर ले उसको पूरा करें। ठीक है, तो समझ आ गई? आई क्या है? नॉमिनल इंटरेस्ट रेट, जो बताने में आता है। जो लोग नहीं थे
यानी जब हम बैंक के पास जाते हैं वो कहते हैं जनाब हम आपसे साल का 12% इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, तो दिस इज नॉमिनल विच इज स्टेटेड विच इज रिटन इन द कॉन्ट्रैक्ट, राइट। अच्छा, अब अगर आप उसकी कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी जो है, तो लेट सपोज साल में 2 दफा करते हैं, तो m की वैल्यू होगी 2। अब मुझे जरा कैलकुलेट करके बताएं फार्मूला आपके साथ। 12% 0.12। ये स्मॉल m है कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी, यानी एक साल में आप कितनी दफा कंपाउंड कर रहे हैं। कंपाउंड का मतलब होता है इंटरेस्ट चार्ज करना, सादे लफ्जों में। इधर देखें, अगर प्लीज सब लोग अटेंटिवली सुन लें, कोई रॉकेट साइंस नहीं है बच्चों, 1 मिनट। अगर बैंक साल में, साल के एंड पे 1 दफा इंटरेस्ट लगाए तो m की वैल्यू 1 होगी। अगर बैंक साल में 2 दफा इंटरेस्ट लगाए तो m की वैल्यू 2 होगी, यानी 6 महीने पे पहले लगाए और उसके बाद फिर 6 महीने पे लगाए, तो इसको कहेंगे m की वैल्यू 2 है, बैंक 2 दफा कंपाउंडिंग कर रहा है। और अगर बैंक क्वार्टरली करे, यानी पहले क्वार्टर पे इंटरेस्ट लगाए, फिर अगले क्वार्टर पे लगाए और फिर 4 दफा करे, तो m की वैल्यू 4 होगी। क्लियर है? तो बताइए क्या? देखिए, डन आंसर, एक्सीलेंट, 12.36%। इधर देखें, जिनकी पहली क्लास है वो जरा समझ लें कि देखें, अगर मैंने 0 का मतलब है आज 100 रुपए, ठीक है। अच्छा, अब 6 मंथ के बाद साल का कितने % है? प्लीज अभी लिखे नहीं, इधर देखें, साल का कितना है? 12%। तो 6 महीनों का कितना बनेगा? 6%। तो वो 100 का 6% लगाएंगे तो 106 हो जाएगा। भाई अगर साल का 12% है तो 6 महीनों का कितना बनेगा? 6% ही बनेगा। तो वो पहले 6 महीनों पे 100 का 106, जब अगले 6 महीने होंगे यानी 12 मंथ्स होंगे, तो जब वो 106 का 6% ऐड करेंगे तो ये बनेंगे 112.36। तो ये 0.36 एक्स्ट्रा बन जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होगा कि 12% है, वो बैंक कहेगा कि देखें जी 12% है, मैं साल में 1 दफा 12 लगा लूं या 6 करके लगा दूं। तो जब तक हमने भी नहीं पढ़ा था हम कहते हैं हाँ जी आप ठीक कह रहे हैं, समझ आ रही है, लेकिन एक्चुअली वो ज्यादा आपको पे करना है। तो इस तरह से ये जो 112.36 है ये इफेक्टिव है, जो एक्चुअली आप, इफेक्टिव का मतलब है जो पे कर रहे हैं। भाई बात समझ आइए सबको? कोई क्वेश्चन? खासतौर पे वो लोग जिनकी पहली क्लास है। क्लियर है? किसी का कोई क्वेश्चन? अच्छा, शुड आई प्रोसीड? अच्छा, अब बजाय इसके कि हम 100 रुपये अज्यूम करके करें, तो आसान हल ये है कि अगर मुझे नॉमिनल रेट दे दिया जाए और m भी बता दिया जाए तो मैं डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकता हूं कि रेट क्या आएगा। यहां तो मैंने अमाउंट अज्यूम किया ना, 100 रुपए। एग्रीड? भाई फॉलो कर रहे हैं? तो इसमें फार्मूले में वैल्यू पुट करें तो ये होगा 1 प्लस आई कितना है? 0.12 डिवाइडेड बाय 2 रेज टू पावर 2 और -1। और ये रॉकेट साइंस नहीं, इसको याद करना। देखो 1 रुपया था, उसका हमने इंटरेस्ट ऐड किया और आखिर में वही 1 रुपया माइनस कर दिया ताकि पता चले कि इंटरेस्ट कितना आ रहा है। तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट हमने क्या अज्यूम की? 1 रुपी। आपको पता है रेशियो प्रपोर्शन में आप 1 कह लें या 100 कह लें या लाख कह लें, इट मेक्स नो डिफरेंस। यही होता है ना, परसेंटेज, रेशियो, प्रपोर्शन। आप कहते हैं 10%, क्लियर? तो वो 10%, 10 लाख का 10%, आई होप कि आपको समझ आ रही है, वो 10% ही रहेगा। एग्रीड? ओके, सो तो ये मैंने क्या किया, अब इसको सॉल्व करें तो आंसर आ रहा होगा 12.36% या 0.1236। तो ये एक्चुअली कहा गया था 12%, चार्ज ज्यादा किया गया।
जो कहा जाता है उसको क्या कहते हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट में लिखा जाता है उसको नॉमिनल, और जो चार्ज किया जाता है इफेक्टिव। और चूंकि हम साल का कैलकुलेट कर रहे हैं तो आप देखें इसको इफेक्टिव एनुअल इंटरेस्ट रेट कहते हैं। क्लियर है? अच्छा, जो स्टूडेंट्स मुझे किसको कोई इस इफेक्टिव एनुअल इंटरेस्ट रेट आएगा, कोई उसकी सिंबल की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो फाइनेंस है इसमें कोई ऐसा आपको कॉन्सेप्ट का पता होना चाहिए। डिनोट किससे करते हैं उसे छोड़ दें। इन शॉर्ट आप EAR लिख देते होते हैं, EAR एब्रीविएशन, इफेक्टिव एनुअल रेट, इफेक्टिव ईयर, इफेक्टिव एनुअल रेट। क्लियर है जी? और अगर M ज्यादा करेंगे तो क्या फर्क पड़ेगा इसमें? अगर हम I को 12 रखें और M को बढ़ाएं तो क्या फर्क पड़ेगा? रेट बढ़ जाए, रेट बढ़ता जाएगा। एग्रीड? आप डेली पे लेके जाएं, ये 12 से बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। और बसायर जो है, देखें अगर आप कह रहे हैं सर 12 से हो रहा है और 13 तो क्या फर्क पड़ रहा है, तो भाई 1% जो है वो अगर अमाउंट हो बिलियंस में तो आप कैलकुलेट कर लें कि 1% बिलियन का कितना बनता है। गॉट इट? समझ आ रही है? एनी क्वेश्चन? नहीं नहीं, पूछ के नहीं लगाता, बताता भी नहीं है, खुद ही लगा देता है। ठीक है, तो पूछ के नहीं बताता, यही मैं बता रहा हूं, पूरी बात उसको सुने कि स्टेट बैंक की तरफ से अलाउड होता है कि आप उसको सालाना रेट बताएं अपने क्लाइंट को, तो वो बता देते हैं। तो कंपाउंडिंग किसी प्रोडक्ट पे सेमी एनुअली करते हैं, कहीं पे वो क्वार्टरली करते हैं, कहीं मंथली करते हैं। जैसे गाड़ी लेते हैं ना किस्त, उसकी महीने पे करते हैं। आप उनसे पूछेंगे जी रेट क्या है, वो कहेंगे 12%। आप उन्हें कहेंगे नहीं नहीं नहीं, मुझे IRR बताएं या इफेक्टिव रेट बताएं, फिर आपको बताएंगे कि वो 16% है। तो उसकी वजह यह है कि वो हर महीने इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं। और क्रेडिट कार्ड के केस में वो डेली बेसिस पे करते हैं, यानी जो कल इंटरेस्ट बना है उस पे आज के दिन मजीद इंटरेस्ट लगेगा, फिर आगे सो ऑन सो, तो वो रेट बढ़ जाता है। जी नहीं, अगर आप वहां ओवर ड्यू हो जाते हैं तो फिर वो आपके, अगर ओवर ड्यू अमाउंट हो जाए तो वो डेली लगाते हैं। जी जी, कार की किस्त मंथली होती है ना जी। नहीं नहीं, वो और चीज है, वो और चीज है, वो मैं बता देता हूँ जी। कोई और क्वेश्चन? तो वो नहीं, आप पे करते हैं तो फिर वो कम भी होता जाता है, वो आज हम डिस्कस करेंगे कि गाड़ी की किस्त आज हमारा टॉपिक है, वो कैसे करते हैं। ठीक है जी, आपका सवाल था, प्लीज सुने। हाँ हाँ जी। वो जो देखें, जो फिक्स्ड है और दूसरा होता है काइबर, कराची इंटरबैंक काइबर, तो वो लेकिन वो चार्ज करने पे मसला है। मसला ये नहीं है कि कोई भी हो। देखें, इन्होंने एक अच्छा क्वेश्चन किया, वो बैंक कहता है कि जी फिक्स रेट ले लें या काइबर। काइबर स्टैंड्स फॉर कराची इंटरबैंक ऑफर्ड रेट। क्या है? कराची इंटरबैंक ऑफर्ड रेट। और इंटरनेशनली हम उसको कहते हैं लाइबर, लंदन इंटरबैंक ऑफर्ड रेट, जो पूरी दुनिया का चलता है। तो काइबर जो है वो एक बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट है जिस पर बैंक एक दूसरे से बारो करते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पर एक बैंक ने दूसरे बैंक से लोन लेना है तो रेट क्या होगा? काइबर। लेकिन जब मैं लेने जाऊंगा तो मेरी उतनी क्रेडिबिलिटी नहीं होती, तो वो कहते हैं कि जी हम आपसे 3% एक्स्ट्रा लेंगे, तो काइबर +3 होता है। समझ आ गई? अच्छा, काइबर +3 हो गया तो वो जो उस 6 महीने का या साल का काइबर होगा वो और उसमें 3 ऐड करेंगे तो वो रेट आ जाएगा। अब सवाल ये है, बनेगी तो अमाउंट ही ना, परसेंटेज बनेगी। अब वो साल में एक दफा नहीं लगा रहे, चाहे वो काइबर के थ्रू जाए चाहे वो फिक्स के थ्रू जाए, वो साल में यानी हर महीने के एंड पे लगा रहे हैं, तो वो क्यूमुलेट हो रहा है। क्वेश्चन कंसर्न ये। आई होप कि आपको समझ आ गए। समझ आइए, मिसाल के तौर पर काइबर हर दफा वेरी करता है। अगर फर्ज करें काइबर है 8% है काइबर, और आप 3% अबव दे रहे हैं तो 11%। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि साल में एक दफा करें तो मुझे कोई इतराज नहीं है, वो 11% ही बनेगा। अगर साल में एक ही दफा इंटरेस्ट चार्ज करे तो नॉमिनल भी वही 11% है, और जो हम पे कर रहे हैं वो भी 11% है। लेकिन वो जब उसको चार्ज करते हैं मुख्तलिफ टाइम पे, मंथली, क्वार्टरली, सेमी एनुअली, तो वो 11 नहीं रहता, वो 14-15 पे चला जाता है। तो दैट इज द प्रॉब्लम। इज इट क्लियर? एनी क्वेश्चन?
श्योर, चलें जी। अब हम आते हैं नेक्स्ट पर, और वो है हमारा आज का। अच्छा, ये आज की जो स्टोरी है ना वो बड़ी मजे की है। यू वांट टू फाइनेंस द एजुकेशन ऑफ योर सन, रियल लाइफ प्रॉब्लम, द कॉस्ट विल बी 4 million आफ्टर 10 years. You can save certain equal amount at the end of each year. If return on investment is 12% per year, find year end equal amount. क्वेश्चन समझ आया? कि आप अक्सर ऐसा होता है कि हमें लमसम अमाउंट चाहिए होती है रियल लाइफ में, ठीक है, और हम वो लमसम कैसे करते हैं, इक्यूमुलेट कैसे करते हैं कि हम एक सर्टन अमाउंट जो है, जिसको पुराने दौरों में घर में औरतें कमेटियां नहीं डालती थी, तो वो कमेटी डालते थे कि क्या करते थे, इक्वल अमाउंट ही डिपॉजिट कराते थे, ठीक है। अब उस कमेटी का नुकसान ये होता है कि उसमें आप जो अमाउंट दे रहे हैं उस पर इंटरेस्ट या रिटर्न नहीं मिल रहा। फर्ज करें वो 2 साल की कमेटी है तो आपकी अमाउंट उतनी ही रहेगी, वो ग्रो नहीं कर रही होती, ठीक है। और अक्सर जो कमेटी डालने वाली होती है वो घर छोड़ के चली जाती है। पहली कमेटी तो चलो ले ले, उसका हक होता है, वो पहली कमेटी तो ले ले, उसमें कोई इतराज नहीं। और कई ऐसे वारदात हुए कि जो है, तो पीर डबल शाह आपके सामने है, उनकी मिसाल भी ना, या सुना है ना पीर डबल शाह कि जी पैसे डबल कर रहे हैं। ऐसी अवाम भी हमारी बेवकूफ़ है, ठीक है। वो एक नजूमी बाबा बैठा था नीचे ना, वो बिल्कुल तोता फॉल निकाल रहा था। बड़े बड़े लोग जो है ना वो जाके जी बताएं जी मेरे जो है ना किस्मत का हाल बता रहे हैं कि जी बताएं जी मेरे कोई मैं कब अमीर बनूंगा। तो वो उनसे ये पूछ रहे, तो मैंने गुजरा था, मैंने कहा यार भाई अगर ये इतना ही काबिल होता तो खुद ही ना बना लेता। तुम पागल हो। और मेरे नाना जो थे वो इधर भावलपुर में डीसी ऑफिस में एम्प्लॉय थे, तो वो सुबह सुबह एक बंदा वैसे ही ना आ गया अपनी वो दिखाने के लिए एफिशिएंसी। उन्होंने मेरे नाना का हाथ पकड़ा और उन्होंने कहा क्या देख रहे हो, आपकी किस्मत का हाल देख रहा हूँ। उन्होंने हाथ छुड़वाया और कस के थप्पड़ मारा। कहता ये क्या? कहते सुबह सुबह अपना हाथ नहीं देखा था? कि आज क्या होने वाला तुम्हारा? तो बेसिकली तो खैर देखो, एक रूल है कि रिस्क और रिटर्न, इसमें एक सिमेट्री होती है। आप ये नहीं कह सकते कि रिस्क हायर होगा तो रिटर्न भी हायर होगा। फाइनेंस का फंडामेंटल रूल है। तो हमारे बुजुर्ग हमें समझाते थे कि किसी एक आदमी ने एक चूहे से कहा कि यार तुम इस बिल से उस बिल तक चले जाओ तो आई विल पे यू 1000। वो कम कहते थे, हम चलो इन्फ्लेशन है तो बढ़ा देते हैं, तो आई विल पे यू 1000। उसने कहा नहीं। उसने कहा ये छोटी सी तो जगह है। उसने कहा चूहे ने कि देखें जी रिस्क थोड़ा है, काम थोड़ा है और रिवार्ड ज्यादा है, देयर इज समथिंग फिशी फिशी। ठीक है। तो ये जब ऐसा हो ना, इस तरह की पॉन्जी स्कीम्स आती हैं जब जो आपको लूट रही होती हैं कि जी आप ये करें, और लोग जैसे ये अभी फ्रॉड हुआ रिसेंटली, पता है ना वो किस पे B4, हाँ वो जो उसका हुआ था, कौन सी करेंसी आपकी, क्रिप्टो करेंसी पे, और इतने लोग बेवकूफ़ हैं वो पैसे डाली जा रहे हैं। मेरा बिलियंस का लॉस हुआ है, बिलियंस का। FIA उसको इन्वेस्टिगेट कर रहा है। ठीक है। मुझसे किसी ने कहा जी क्रिप्टो करेंसी, जबकि वो टॉप पे जा रही थी, तो कि जी इन्वेस्टमेंट करें। तो मैंने कहा देखो बड़ा सादा सा असूल है कि देखो जो चीज़ आप जिसकी आइडेंटिटी रिवील ही ना कर सके, वो रिश्ता जो छुपा के रखा जाए वो नाजायज़ होता है, जायज़ नहीं होता। तो क्रिप्टो करेंसी में यही है ना, उसकी आइडेंटिफिकेशन ही नहीं है, समझ आ गए। इसलिए निकाह को सरेआम कहा जाता है कि इन पब्लिकली करें ताकि लोग अवेयर हों। तो मैंने कहा जो रिश्ता छुपा के रखा जाए, जो भी चीज़ छुपा के रखी जाए, क्रिप्टो करेंसी में फ़ायदा क्या है सबसे बड़ा, कि आपको पता नहीं चलता कि ट्रांजैक्शन करने वाला कौन है। ये चलें इस पे भी हम बात करेंगे, सिर्फ ये फ़र्क है इसका। और ये जनरली जो है, जो एजेंसीज हो सकती हैं या ये उनकी बेनिफिट या टेररिस्ट हो सकते हैं जिन्होंने अपनी आइडेंटिटी या जिन्होंने लूटा हो पैसा, तो वो अगर वो ब्लैक मनी है तो उसको प्रोटेक्शन, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। भाई जिसने जायज़ काम करना है और जिसने टैक्स देना है, उसको क्या ज़रूरत है वो अपनी आइडेंटिटी छुपाए कि जनाब मैं यहाँ सामने नहीं आना चाह रहा। खैर आई होप ये समझ आ गए। तो रियल लाइफ प्रॉब्लम है कि हमने अमाउंट जो है लमसम चाहिए, कब चाहिए, फ्यूचर में। ऐसा है। और अक्सर हम करते हैं
अब तो मोबाइल भी इतने महंगे हो गए, लैपटॉप भी महंगे हो गए कि आपने लेना है तो उसके लिए भी पैसे आपको सम करने पड़ते हैं, और बैंक ने फाइनेंसिंग शुरू कर दी है। ठीक है, तो वो फायदा है, लेकिन डिसएडवांटेज उसका ये है आप रिवील नहीं होते पब्लिकली कि कौन है ट्रांजैक्शन करने वाला। ठीक है, हाँ हाँ वो जो भी मिल जाएगी। हाँ तो यही तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी है, यही तो मैं कह रहा हूँ, टाइम वैल्यू ऑफ मनी यही तो है ना, उसको फायदा है। तो बाकियों को नुकसान है, उनके पैसे कम होते जा रहे हैं, वो गलत है। तो हाँ अगर यही बैंक में करेंगे, हाँ अगर बैंक में करेंगे, सेविंग में डालेंगे, तो आपको जो असल रकम है उसके साथ साथ इंटरेस्ट भी मिलेगा। ये आज का हमारा टॉपिक है, तो समझ आ गया जी। अक्सर हमारे, अच्छा ये हमारे पर्सनल लेवल पे भी होते हैं और कंपनी के लेवल पे भी होते हैं, ये नहीं कि सिर्फ हमारे लेवल पे होते हैं। सपोज कंपनी ने अपना प्लांट रिप्लेस करना है, समझ आ रही है, प्लांट मशीनरी ये चेंज होते हैं ना, सपोज 30 साल बाद चेंज करना है, उसके लिए एक लम सम अमाउंट चाहिए बहुत सारी, तो वो लम सम अमाउंट जो है वो इकट्ठी नहीं अफोर्ड कर सकते, तो कंपनी भी एक कुछ ना कुछ पैसे सेव कहीं ना कहीं, वो कमेटी नहीं डालते, वो किसी सेविंग स्कीम में इन्वेस्ट करते रहते हैं सो दैट के रिटर्न भी मिले। और उसको ठहरे प्लीज, उसको हम कहते हैं, उसका एक नाम है, वो आप नोट कर लें, सिंकिंग फंड। क्या कहते हैं? सिंकिंग, सिंक नहीं होता डूबता हुआ, सिंकिंग फंड। समझ आ रही है? इस स्कीम को हम क्या कहते हैं जी? सिंकिंग फंड। सिंकिंग फंड वो है जहां बैंक, नहीं सिंकिंग फंड ये है कि मुझे अपना प्लांट रिप्लेस करना है कंपनी को, तो मैंने अपनी एक स्कीम ली, कहीं पे भी बैंक में मैंने पैसे डिपॉजिट करना शुरू कर दिए। वो जनरली इक्वल अमाउंट होती है, हर कंपनी कहती है कि हम इतने पैसे हर साल स्पेयर कर सकते हैं, और वो कहीं किसी भी स्कीम में जाकर इन्वेस्ट करना शुरू कर देते हैं, सो दैट के 30 साल बाद उतनी अमाउंट हो जाए, असल रकम और उसका इंटरेस्ट मिलके जितनी उस वक्त उनको जरूरत होगी, और वो अपना प्लांट रिप्लेस कर सके। ठीक है, तो जो जैसे जी ठहरे, इंश्योरेंस पे बाद में बात, जी जी ठीक है, वो भी वो अगर सिंकिंग फंड उसमें ठहरे उस वक्त आएगा जब आप अमाउंट इक्वल जमा दे रहे हो, यानी इंस्टॉलमेंट में दे रहे हैं, वो सारी चीजें आ जाएंगी। थोड़ी देर के बाद ये हम कर लेते हैं डिस्कस, स्टेट लाइफ को भी ले आएंगे। ठीक है, समझ आ गई स्टोरी? हम डिस्कस क्या करने जा रहे हैं, यानी यू नीड सर्टेन अमाउंट लमसम, कब? कुछ साल के बाद, वही उसी में वे आ जाएगी, ये भी आ जाएगी। सेकंड फंड में कुछ साल बाद लेंगे, वो तो आप अभी के इंटरेस्ट रेट के हिसाब से सोच के रखते हैं ना, बट इंटरेस्ट रेट फ्लक्चुएट इस फंड में करते हैं या नहीं करते? नहीं, वो कर सकता है, लेकिन ये है कि उसमें कितनी कमी हो जाएगी। अगर फर्ज करें वो 30 बिलियन है आपको चाहिए, तो वो थोड़े बहुत ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन मेजर चंक तो आपको आ जाएगा ना। मेरी बात अभी हम करेंगे, क्वेश्चन करेंगे भाई, क्वेश्चन। आजकल 6% चल रहा है, बाद में हाँ 5%। कोई बात नहीं यार, क्या हो गया जी? सर मुझे अगर हम मूव करने थे, हम उसी तरफ आ रहे हैं। ठीक है, ठीक है, तो अच्छा जी, अब हम बात कर रहे हैं, जो हम ये जो स्कीम है इसको सिंकिंग फंड कहते हैं। सिंकिंग फंड ये है कि यू नीड लमसम अमाउंट एंड यू आर कंट्रीब्यूटिंग इक्वल अमाउंट एट द एंड ऑफ स्पेसिफिक पीरियड। ठीक है, अब ये जो सर कह रहे हैं और इसको हम कहते हैं एन्युटी। हम अपनी टेक्निकल टर्म में क्या कहते हैं? एन्युटी। एन्युटी मीन इक्वल अमाउंट, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम फॉर सम स्पेसिफिक टाइम पीरियड। तीन चीजें, अमाउंट भी बराबर हो, इक्वल अमाउंट, इक्वल इंटरवल और इक्वल टाइम पीरियड। अगर आप पे कर रहे हैं या रिसीव कर रहे हैं, इसको हम फाइनेंस में एन्युटी कहते हैं। ये जो ग्रेजुएटी की बात कर रहे हैं या इंश्योरेंस की बात कर रहे हैं, ये सारी इसी कैटेगरी में फॉल करती है। क्या चीज ठहरे? ANN टाइप ऑफ, ये एन्युटीज है ना, प्लूरल लिखा हुआ है। एन एन्युटी रिप्रेजेंट्स अ सीरीज ऑफ इक्वल पेमेंट्स और रिसीट्स। ये पेमेंट्स भी हो सकती हैं और रिसीट्स भी हो सकती हैं। ठीक है, अकरिंग ओवर अ स्पेसिफाइड नंबर ऑफ इक्विडिस्टेंस पीरियड। यानी तीन चीजें हैं, सादी सादी, इक्वल अमाउंट, ठीक है, इक्वल अमाउंट होनी चाहिए, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2,
इक्वल टाइम पीरियड होना चाहिए और स्पेसिफिक की बजाय बल्कि आप डेफिनेट कह लें, यानी इनडेफिनेट ना हो। आई होप कि मेरी बात समझ आ गई, यानी फॉर एवर ना हो। डेफिनेट मीन 10 years, 20 years, 50 years, even 100 years, डेफिनेट टाइम पीरियड। इनडेफिनेट ना हो, यही कह रहा हूं ना, सिंकिंग फंड और एन्युटीज एक ही चीज का नाम है, ठीक है। नहीं, फिक्स डिपॉजिट नहीं है। अभी इसको इधर देखें, अभी सिर्फ ये समझे, मैं अभी इस पे आता हूं। ये फिक्स डिपॉजिट के अलावा कहीं पे भी हो सकता है। कोई भी स्कीम हो दुनिया की, चाहे वो फिक्स इंटरेस्ट दे चाहे वेरिएबल दे, जिसमें आप पैसे इक्वल कंट्रीब्यूट कर रहे हो, अमाउंट भी इक्वल हो, टाइम भी इक्वल हो और डेफिनेट टाइम पीरियड के लिए हो, इसको कहीं पे भी करें आप, किसी भी स्कीम में चले जाए। गॉट माय पॉइंट? इसको हम क्या कहेंगे? एन्युटी कहेंगे। क्लियर है? अच्छा, फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर हम कहते हैं कि पाकिस्तान और चाइना का एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ। उन्होंने कहा जी हमने डैम बना के आपको देना है, तो अब डैम की पेमेंट जो है वो 3 years पे होगी और ये 100 million रुपीस या डॉलर्स होंगी। और तय ये हुआ, अच्छा एक मैं यहाँ एक लाइन शो कर रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको फाइनेंस में हम टाइम लाइन कहते हैं। क्या कहते हैं? टाइम लाइन। तो जब मैं यहाँ पे इसको हम स्टार्ट करते हैं 0 से, 0 का मतलब होता है आज, टुडे, और ये प्रेजेंट वैल्यू होती है, ठीक है। आज क्या डेट है? 6। तो 6 मार्च किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 0 को, ठीक है। तो फर्ज करें आज ही कॉन्ट्रैक्ट हुआ पाकिस्तान और चाइना के दरमियान कि जी आप आज से हम कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं, आप कॉन्ट्रैक्ट इस पे डैम पे काम शुरू करें, 1 साल बाद हम जाकर उसका इंस्पेक्शन करेंगे हर साल बाद, और हम आपको 100 million की जो डॉलर्स की या रुपीस की अमाउंट रिलीज कर देंगे। तो दिस इज 6/3/22। अब नेक्स्ट ईयर क्या होगा? अच्छा, अब नेक्स्ट है 1 का मतलब होगा 6/3/23 एंड इसी तरह आप चलते जाएंगे, सो ऑन सो। गॉट माय पॉइंट? इस साल के लिए कैलेंडर ईयर होना जरूरी नहीं है, जहां से आपका कॉन्ट्रैक्ट शुरू हो रहा है वो आपका साल है, वो 0 पीरियड है। अच्छा, अब आपने फॉर एग्जाम्पल मैं यहां आसान कर लेता हूं, 0 1 2 3। अब ये 100 100 100, ये देखें, क्या आपको जो अमाउंट आ रही है वो इक्वल है? क्या टाइम पीरियड इक्वल है हर साल के बाद? क्या ये डेफिनेट है? इनडेफिनेट तो नहीं है। तो इस सीरीज ऑफ पेमेंट को, यही जो ये कह रहे हैं इंश्योरेंस हर जगह अप्लाई होती है, गाड़ी की किस्तों में हर जगह अप्लाई होती है, तो इसको हम एन्युटी कहते हैं। समझ आ गई? ये क्या है? एन्युटी है। एन्युटी के सीरीज ऑफ कैश फ्लोज विच आर इक्वल इन अमाउंट, राइट, एट एन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम फॉर डेफिनेट टाइम पीरियड, इसको फाइनेंस में एन्युटी कहते हैं। और इसकी बेशुमार एप्लीकेशन है। ये जितनी एम्प्लॉयज को ग्रेजुएटी हम देते हैं, ये रिटायरमेंट की प्लानिंग है, आपकी पेंशन है, यू नो, जहां भी इक्वल अमाउंट आएगी। क्लियर है जी? ठहरे अभी आप एन्युटी को तो समझ लें, इस्लाम को बाद में ले आते हैं, ठीक है। पहले इसको तो समझ लें, ठीक है। यहां तक क्लियर है? वो जब देखें, समझने का ये होता है, जब आपको डिस्कस कर रहे होते हैं ना, तो चीज़ों को अलहदा से डिटेल से समझते हैं। अगर 4 चीज़ें इकट्ठी कर देंगे तो लोगों को क्या समझ आएगी? तो एक पढ़ाने वाले का, उस्ताद का जो कमाल होता है वो ये होता है कि हर चीज़ अलग-अलग करके दिखा दे कि भाई ये चीज़ है, और वो जहन में इस तरह से बैठ जाए। अगर वो 5 चीज़ें इकट्ठी डिस्कशन शुरू कर लेगा तो सामने वालों को समझ ही नहीं आएगी कि भाई हो क्या रहा है हमारे साथ, ठीक है जी। तो फिर एन्युटी नहीं होगी। मिसाल के तौर पर अगर फर्ज करें ये ना हो, अब देखें पेमेंट्स बराबर हैं लेकिन टाइम बराबर नहीं है। पहली अमाउंट कब आ रही है? 1 साल बाद, और अगली अमाउंट उसके आ रही है 2 साल बाद, तो ये क्वालिफाई नहीं करेगी एन्युटी के लिए।
नहीं, इंडेफिनेट नहीं, देखिए उसने कहा इक्वल अमाउंट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। पहली पेमेंट कब आई? साल के बाद, ये वाली। अच्छा, यहां मिसिंग हो गई तो 1 साल का गैप आ गया। अगली पेमेंट कब आ रही है? 2 साल बाद। तो अब वो जो दूसरी चीज थी ना, इक्वल अमाउंट तो है, टाइम इंटरवल इक्वल नहीं रहा, तो इसलिए ये नहीं है। डेफिनेट तो है तो 2 ही, ज्यादा तो नहीं है, तो ये एन्युटी नहीं है। क्लियर है? अच्छा, अब फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये कहूं कि फॉर एवर हो, यानी 100 100 100 100 ऐसी चीजें एग्जिस्ट करती हैं, 100 100 वो बाद में हम बात करें, कि फॉर एवर हो अगर, फिर भी नहीं होगी, फिर इसको हम परपेचुटी कहते हैं, एक नई स्ट्रीम में चली जाएगी। परपेचुटी, परपेचुअल नहीं होता वो, इधर देखें, मैं यहां लिख देता हूं, परपेचुटी। परपेचुटी, ठीक है। परपेचुअल क्या होता है? अब बस परपेचुअल मीन कॉन्टिन्यूअस, चलता जा रहा है विदाउट एनी ब्रेक, ठीक है। क्लियर है जी? है परपेचुटी ये है, इक्वल अमाउंट है, इक्वल इंटरवल टाइम है, लेकिन फॉर एवर है, डेफिनेट नहीं है, इनडेफिनेट है। मैं अगेन रिपीट करता हूं, इक्वल अमाउंट है, इक्वल टाइम इंटरवल है, लेकिन डेफिनेट नहीं है, फॉर एवर है, इनडेफिनेट टाइम पीरियड के लिए, फिर ये परपेचुटी बन जाएगी। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन है? एन्युटी क्या है जी, बताइए। एन्युटी क्या है बेटा, आप बताएं। इक्वल अमाउंट दे रहे हैं और इक्वल टाइम इंटरवल है, ठीक है, मतलब 1 साल के बाद, ठीक है, ठीक है। और उसके बाद डेफिनेट टाइम। हाँ, 3 चीजें हैं, अमाउंट इक्वल हो, टाइम इंटरवल, अच्छा जरूरी नहीं कि साल ही हो, ये 6 मंथ भी हो सकता है टाइम पीरियड। अगर 6 मंथ पे है तो हर 6 मंथ पे हो, इवन मंथली है तो हर मंथ पे हो, डेली है तो रोज आ रही हो, तो टाइम पीरियड इक्वल होना चाहिए, वो ईयर होना जरूरी नहीं है। गॉट माय पॉइंट? अच्छा, नंबर ये हो गया। अच्छा, इक्वल अमाउंट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, और नंबर 3 डेफिनेट। और अगर कोई इनडेफिनेट हो जाएगा तो फिर वो परपेचुटी कहलाएगी, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। अगर इसमें जैसे पीरियड इंडेफिनेट हो गया तो परपेचुटी, अगर इसमें कोई और वेरिएबल जैसे अमाउंट इक्वल नहीं रहेगी, फिर वो एन्युटी नहीं रहेगी, फिर हम उसको, फिर वो परपेचुटी होगा या उसका नहीं नहीं, फिर वो नहीं, वो फिर हम उसको मिक्स्ड कैश फ्लो कहते हैं, वो हम आज डिस्कस करेंगे। ये 3 डेफिनेशन होना, 3 क्राइटेरिया मीट करना जरूरी है। इसके फिर सेट फॉर्मूले हैं। अब देखें, जब आप गाड़ी लेते हैं किस्तों पे, तो उसमें आपकी अमाउंट जो है वो इंस्टॉलमेंट इक्वल होती है। आप घर मॉर्गेज कराते हैं, उसमें भी यही चीज चलती है। आप रिटायरमेंट के लिए जाते हैं, उसमें भी आपको अमाउंट आ रही होती है, कहीं ना कहीं फंड इनमें इन्वेस्ट करते हैं, वहां से भी आ रही होती है जी। जहां तक क्लियर है जी? कोई क्वेश्चन है तो बताइए। आपने कहा कि फर्ज करें ये एक मिस हो जाती है, हाँ। तो नेक्स्ट टाइम 2 जमा करवा देता है। नहीं, एन्युटी फिर भी नहीं बनेगी हमारे, सीख वो टाइम पीरियड बराबर नहीं आ रहा ना, फिर वो फार्मूले काम नहीं करेंगे। देखें, फार्मूले को तो पता है कि ये हर दफा अमाउंट आ रही है, उसका एक पेट फार्मूला है, उसका टेबल बना हुआ है। जब आप उसको मिस कर देंगे तो टाइम चेंज हो जाएगा। असल गेम तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी की है। 100 रुपया आज वाले की ज्यादा वैल्यू है, बजाय आप 100 रुपया 1 साल आगे लेके चले जाएं। आई होप कि मेरी बात समझ आ रही है। ग्रोइंग एन्युटी कहते हैं उसको, जी जी। नहीं, वो एक खास टाइप है जिसमें एक खास परसेंटेज से बढ़ते हैं। उसमें भी ये नहीं होता कि फर्ज करें आज 10% से बढ़ गई, कल 5% से, तो उसमें जो रेट ऑफ ग्रोथ है वो कांस्टेंट है। जी जी बिल्कुल, वो रेट ऑफ ग्रोथ सेम होता है। हम जरा यहाँ इससे आगे चलेंगे तो उस पर भी आएंगे कि ग्रोइंग उसको कैसे देखते हैं। क्योंकि देखिए, जब आपने फाउंडेशन बिल्ड करनी है ना स्टूडेंट्स की, तो बिल्कुल आप बेसिक से चलेंगे। अगर एकदम ही बम्बार्डमेंट कर देंगे तो बेचारों को क्या समझ आएगी जिनका बैकग्राउंड ना हो। ठीक है, अगर आप कोई मेरे सामने कोई स्टूडेंट्स बैठे होते जो कि फाइनेंस के होते, जिनका बैकग्राउंड होता, जिन्होंने बैचलर में पढ़े होते 2-3 सब्जेक्ट्स इससे, फिर मास्टर में भी पढ़े होते, तो फिर हम लेवल डिस्कशन ही और होता कोई। तो ये ऑडियंस को भी देखा जाता है ना कि ऑडियंस जो है वो जो है उनका बैकग्राउंड है कि नहीं है। आई होप के इंशाल्लाह इस पे भी आते हैं, लेकिन स्टेप बाय स्टेप। जी नेक्स्ट जी। अच्छा जी, एन्युटीज की 2 टाइप्स होती हैं। अच्छा ठीक है, एन्युटी की 2 टाइप्स है। ठीक है, एक होती है ऑर्डिनरी
और एक होती है ड्यू, ड्यू, DUE, ड्यू। लिखिए मैं स्लाइड्स में ना आपको। अच्छा, ये ऑर्डिनरी क्या होती है? जिसमें पेमेंट्स एट द एंड ऑफ द पीरियड होते हैं। अच्छा, इसको समझने के लिए थोड़ी सी मेरे साथ एक दो मुझे क्वेश्चन के आंसर दीजिएगा। जब आप जॉब ज्वाइन करते हैं तो सैलरी कब मिलती है? जिस दिन ज्वाइन करते हैं, एंड ऑफ मंथ। ये हमें लोगों ने एक प्रैक्टिस है हमारी सोसाइटी में, ठीक है? कब होती है? एंड ऑफ द मंथ, एंड ऑफ द पीरियड, ठीक है जी। अच्छा, और अगर आप घर लेते हैं किराए पे तो किराया कब देते हैं? एडवांस। तो इतना सा फर्क है। अगर पहली पेमेंट, पहला कैश फ्लो एडवांस में हो, एडवांस का मतलब है ईयर 0 में हो जाए। देखें, अभी मैंने आपके सामने पूरी वो टाइमलाइन बनाई थी। टाइमलाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका ख्याल रखना है, ठीक है? तो ये टाइमलाइन इधर देखें, ये जो टाइमलाइन है इसको मैंने बनाया था कि 0 पीरियड, 1, 2 और 3, ये टाइमलाइन है हमारी। इस टाइमलाइन में देखिए आज क्या डेट है? 6 मार्च, ये 0 है। अगर पहली पेमेंट यहां पे आ जाए 0 पे, अगली पेमेंट 1 पे हो, उससे अगली 2 के। अच्छा देखिए, ये जो 1 है इसका मतलब है 1 का एंड, 1 का, बट एट द सेम टाइम आपको पता है जब साल खत्म होता है तो वो आखिरी सेकंड होता है जब हम अगले साल में चले जाते हैं। तो 0 का क्या मतलब है? आज का दिन। तो पहली पेमेंट कब मिल रही है? ये पहले साल की अमाउंट है जो शुरू में मिल रही है। गेटिंग माय पॉइंट? पहले साल की जो अमाउंट है, पहले साल की 100 रुपए, वो 0 में मिल रही है, आज मिल रही है, यानी एडवांस में मिल रही है। क्लियर हो गया? अच्छा, जो दूसरी अमाउंट मिल रही है वो पहले साल के एंड पे, इसका मतलब है दूसरे साल के शुरू पे, क्योंकि इस टाइम लाइन पे शुरू और एंड नहीं बनाया जा सकता। तो 1 मीन एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, एट द सेम टाइम 1 मीन स्टार्ट ऑफ सेकेंड ईयर, एंड सो ऑन सो ऑन। तो 0 मीन एंड ऑफ टुडे एंड द स्टार्ट ऑफ द नेक्स्ट ईयर। आज 6 है ना, तो कल से क्या हो जाएगा? अगर मैं आज कॉन्ट्रैक्ट साइन करता हूं तो पहला साल शुरू नहीं हो जाएगा? आई होप कि मेरी बात समझ आ गई। तो अगर इस तरह से पेमेंट आएगी, सिर्फ 1 मिनट मुझे कंट्रास्ट कर लेने दें, फिर पूछ लीजिएगा क्वेश्चन। ये देखें, मिसाल के तौर पर एक अमाउंट ये है, एक पैटर्न ये है जिसमें 100 100 100। अब देखें इसमें और उसमें क्या फर्क है। यहां भी 3 पेमेंट्स हैं और वहां पे भी 3 पेमेंट्स और एक एंड ऑफ द ईयर। यानी अगर आज कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ और पहली पेमेंट आज नहीं हो रही, 1 साल के बाद हो रही है, और फिर सो ऑन सो ऑन सो ऑन। गॉट इट? इसको कहते हैं ऑर्डिनरी। क्या कहते हैं? ऑर्डिनरी। और ये अमेरिकन टर्मिनोलॉजी है। ब्रिटिश इसको बोलते हैं रेगुलर। ये नोट कर लें, ये बुक में नहीं लिखा होते। ब्रिटिश इसको क्या बोलते हैं? रेगुलर। इस एन्युटी का दूसरा नाम रेगुलर है। ब्रिटिश, अगर आप यूके में होंगे तो वो जब आप उनकी किताब पढ़ेंगे तो वो रेगुलर इसको कहेंगे। किसको? जो ईयर के एंड पे हो रही है। अमेरिकन इसको क्या कहते हैं? ऑर्डिनरी। और जो पहले ऊपर बनी हुई है जिसमें एडवांस में पेमेंट हो रही है उसको क्या कहेंगे? उसको ड्यू कहते हैं। और ब्रिटिश उसको एडवांस्ड कहते हैं, एन्युटी एडवांस्ड। क्लियर हो गई? नहीं, उसमें आप ना जाए, चीजों को मिक्स नहीं करें थोड़ी देर के, ठीक है? एक आप सिंपल ये रखें कि अगर पहली पेमेंट आज हो रही है तो ये क्या है? बेसिकली ये बेसिकली एडवांस है और ड्यू है। और अगर पहली पेमेंट ईयर एंड पे हो रही है तो और उसके बाद सो ऑन, तो ये क्या कहलाएगी? ऑर्डिनरी या रेगुलर। क्लियर हो गए? ये चीजें समझ आ गई? शुड वी प्रोसीड? ओके, अब हम आते हैं कोई क्वेश्चन है इस पे? ये समझ आ गया?
तो आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि ऑर्डिनरी है जब प्रॉब्लम आएंगे तो। ओके, अब हम आते हैं नेक्स्ट पर, और वो है ड्यू आ गई जी, पेमेंट्स। आप आसानी के तौर पर दो चीजें याद रख लें, किराया एडवांस ऑर्डिनरी हो गई, सॉरी ड्यू हो गई, रेंट, एंड व्हाट अबाउट सैलरी, इसको आसान हो ऑर्डिनरी। एग्जांपल्स ऑफ एन्युटी, स्टूडेंट्स लोन पेमेंट, कार लोन पेमेंट, इंश्योरेंस प्रीमियम आ गई जी, इंश्योरेंस। अब सर इंश्योरेंस आ गई, वो भी इसी कैटेगरी में फॉल करती है, ठीक है। मॉर्गेज पेमेंट्स, मॉर्गेज समझते हैं ना, ये जो घर के लिए हम लोन वगैरह लेते हैं। रिटायरमेंट सेविंग्स, ये जो ग्रेजुएटी पे बात कर रहे थे वो, ये सारी एन्युटीज हमारी रियल लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। क्लियर? अच्छा जी, ये पार्ट्स ऑफ एन्युटी, ये हमने अभी आपको बताया। अच्छा, इस पार्ट्स में जीरो का क्या मतलब है देखें, टुडे। वन मीन एंड ऑफ पीरियड वन। अच्छा, इसी तरह 2, 3, और फिर ये $100, $100, $100, ये इक्वल कैश फ्लोज हैं, ठीक है। इसको हम जो 100 है, इसको हम कभी कभी एन्युटी इसी को ही बोल देते हैं। ये जो कैश फ्लो इक्वल आ रहा है ना, इसी को बोल देते हैं आर, अमाउंट ऑफ एन्युटी, ठीक है। इसको आमतौर पे जब मैं फार्मूला आएगा तो मैं इसको रिप्रेजेंट करूंगा आर से, इसे आर से, आर इज इक्वल टू 100। आर मीन जो आपकी जो रेगुलर पेमेंट्स आ रही है, समझ आ रही है? अच्छा, इसमें एन कितना है, कितनी पेमेंट्स हैं? 3। आई होप कि मेरी बात समझ आ गई। अच्छा, अब देखिए, फॉर एग्जाम्पल हम सिंपल कहानी से शुरू करते हैं, फिर इसको और मुश्किल करेंगे कि अगर एक आदमी ने इस तरह से बैंक में पैसे डिपॉजिट कराए 100, 100, 100, 100, क्लियर है? और वो ये जानना चाहता है कि 3 साल के बाद उसके अकाउंट में कितने पैसे होंगे। तो अब देखें, अगर तो कमेटी होती तो सीधा सा कितने होते, 300, क्योंकि और तो ऐड हो ही नहीं रहा। लेकिन ये तो सेविंग स्कीम है ना, इस 100 पे इंटरेस्ट लगेगा, इस 100 पे भी इंटरेस्ट लगेगा। आई होप कि मेरी बात फॉलो कर रहे हैं, क्लियर है? अच्छा, तो इसको कहते हैं, अब जब हम डिस्कस करने जा रहे हैं, फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी ऑर्डिनरी। ये जो लमसम अमाउंट होगी 3 साल के बाद हमारे अकाउंट में कितने पैसे होंगे, उसका नाम क्या है? फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी ऑर्डिनरी, विच इज इक्वल टू 100 प्लस दिस 100 प्लस दिस 100 एंड प्लस इंटरेस्ट। गॉट माई पॉइंट? सब समझ आ रही है? अच्छा, अब मुझे बताइए कि जो तीसरे साल के एंड पर जो अमाउंट होगी, अभी ये तो आप फॉर्मूला तो नहीं पता आपको, आप ये तो बता सकते हैं ये 300 से कम होगी या ज्यादा होगी? ज्यादा होगी, क्योंकि 300 तो हम खुद दे रहे हैं। अगर कमेटी होती घर वाली तो 300 निकलते हैं या खुद ही डाल रहे होते, लेकिन चूंकि इस पे रिटर्न भी ऐड हो रहा होगा तो इट शुड बी ग्रेटर देन 300। गॉट इट? ओके, तो लेट्स स्टार्ट। अब इसको देखते हैं कि आगे चीजें कैसे चलती हैं हमारी। अच्छा, फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी ऑर्डिनरी मैंने जरा स्लाइड्स में चेंज कर दिए ताकि जब आप पढ़ रहे हो तो आपको पता चले कौन सा टॉपिक अब शुरू हो रहा है। हारून, चार्जर इसका ना, तो फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी, चार्जर वो बंद हो गया, लैपटॉप बंद हो गया। चार्जर अटैच है शायद ना, तो मुझे ठीक नहीं लग रहा आंसर, तो किसी का डिफरेंट आ रहा हो। कितना आ रहा है? 331 आ रहा है आपका। 331 ठीक नहीं, 331 331 ही होगा ना जी। नहीं, ये नहीं है, ये एग्जांपल नहीं, पुरानी वाली है, ठीक है जी। यही आ रहा है, गलत काम से हो ही नहीं रहा कैलकुलेट जी। 1 2 331 ठीक है भाई 331 आ रहा है, ठीक है, तो ठीक है। मैं देखना चाह रहा था कि किसी ने गलत तो नहीं किया हुआ। तो 331 है
इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अच्छा इधर देखिए प्लीज, आप मुझे बता सकते हैं इसमें हमने 3 सालों में इंटरेस्ट कितना अर्न किया है? 31। तो कैसे करेंगे? टोटल अमाउंट में से जो हमने पे की है दैट इज माइनस कर दें। हमने कितने पे किए? 100 इंटू 3, ठीक है, क्लियर है। 300 हमने पे किए हैं, 331 हो गए। तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हम वी हैव अर्नड अ इंटरेस्ट ऑफ, अच्छा क्लियर है। अब इधर देखिए, ये छोटी सी डिफरेंट एग्जांपल है, उसकी एक्सप्लेनेशन है, कोई नई चीज नहीं है। अमाउंट चेंज हुई है कि एक आदमी 1000 करा रहा है, तो ये उसकी कैलकुलेशन का जो मेथड है वो आपको बता रहा है। आंसर यही है, फार्मूला यही अप्लाई होगा। बल्कि आप ऐसा करें, इसको जरा कैलकुलेट करें, फार्मूले से कैलकुलेट करें। R 1000 है, N 3 है, और जो I है वो 10% है। कैलकुलेट करें, सामने है ना, R 1000 है, इसी का I 7% है और N 3 है, 3 पेमेंट्स हैं। आपका ठीक है बेटा? बाद में ठीक हो गया, ओके। बत्तीस 14, कोई बात। हारून वो है, आसिफ वगैरह कोई है, उसको पानी और चाय, उसे मीठी ना ले आए, ठीक है। आज हमने पहले 20 मिनट की ब्रेक ले ली, अब कंटिन्यूस चलते हैं ना। तो ना जोर का भी टाइम होता है, नमाज जोर असर इकट्ठी भी पढ़ी जा सकती है, अल्लाह ने सहूलत दी है। जोरैन पढ़ रहे हैं, ठीक है, हाँ बिल्कुल है। ये चीज नहीं, ब्रेक नहीं, आज करनी नहीं है ब्रेक। ओके, सब परेशान ना हो, ठीक है, ओके, क्लियर है यहाँ तक? 3215 आ रही है, 14 कहाँ? वो राउंडिंग की वजह से आ रहा है। अच्छा, वो राउंड करके लिख देते हैं प्लीज जी। किसी स्टूडेंट को हेल्प की जरूरत हो इसमें? जी, किसी स्टूडेंट को कोई हेल्प की जरूरत है इसमें? क्लियर है? अच्छा, अब देखें, इसका हम ना आपको जो फार्मूला कैसे काम करता है वो बता रहे हैं इस स्लाइड में, प्लीज अटेंटिव रहे। कर लिया जी बच्चों? इधर देखें, आप छोड़ दें, इधर देखें, जो पहले 1000 है, हमेशा याद रखिएगा, नहीं सर छोड़ दे इसको, कैलकुलेशन को अब बाद में कीजिएगा। देखिए 1000 आपको 1 साल के एंड पे मिले, आप इसकी फ्यूचर वैल्यू कब मालूम करना चाह रहे हैं? 3रे साल के एंड पे। वो बेशक चौथा बना हुआ है, लेकिन याद रखिएगा फ्यूचर वैल्यू कब होती है? हमेशा ईयर एंड पे। वो आपकी चॉइस है, आप 3रे साल पे या चौथे साल जो भी, लेकिन आम तौर पर जब आप आखिरी डिपॉजिट कराते हैं उस टाइम पे मालूम की जाती है। यही होगा ना, मैंने 3 साल 1000 डिपॉजिट कराए, तो जो आखिरी साल होगा मैं जानना चाहूंगा कि मेरे बैंक में कितने पैसे हो जाएंगे। ये मैं आज कैलकुलेशन कर रहा हूँ, आखिरी साल के आखिरी एंड पे आखिरी इंस्टॉलमेंट गुजरने के बाद नहीं। तो अगर फर्ज करें 3रा साल है, तो 3रे साल के एंड जब आखिरी अमाउंट दे रहे हैं उस वक्त। गॉट इट? अच्छा, अब देखें, ये जो पहला 1000 है, अब जरा गौर से देखिएगा, इसका जो है इस पे 2 साल के लिए इंटरेस्ट लगेगा। देखिए आज आपने 1000 दिया, इधर 1 साल बैंक ने उसको, यहां तक 1 साल हो गया इस्तेमाल कर लिया उसने, तो 1 साल हो गया। यही 1000 जब आगे जाएगा इधर तक, तो इस पे बैंक ने 2 साल इस्तेमाल किया है, तो उस पे 2 साल का इंटरेस्ट चार्ज करेगा। आई होप कि मेरी बात समझ आ रही है। तो हमने फार्मूला पढ़ा हुआ है, अगर आपको याद हो, हमने फार्मूला पढ़ा था। अब ये थोड़ी देर के लिए मैं इनको एन्युटी नहीं तस्वर कर रहा, सिंगल कैश फ्लो, यानी इसको अलहदा कर रहा हूं, इसको अलहदा तस्वर कर रहा हूं और इसको अलहदा तस्वर कर रहा हूं। तो अगर मेरा 1000 है, तो उस पे हमने पढ़ा था फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू 1000 1 + 0.07
रेज टू पावर 2। बताइए क्या आंसर आता है। सर आप करीब बैठ जाएं, आपको बार बार तकलीफ होती है, इतने आते जाते हैं, वहीं बैठ जाएं। हाँ नहीं, प्लीज, ये कंपाउंड इंटरेस्ट है, इधर देखें प्लीज। ये हमने कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला लिखा, इधर देखें, कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला लिखा, और मैंने हर एक को अलग अलग जो है ना, मैंने हर एक को अलग अलग अज्यूम किया समझाने के लिए। मैंने कहा ये 1000 अलग है, ये 1000 अलग है, और ये 1000 अलग करेंगे हम फार्मूले से जब हमारे पास शॉर्टकट मौजूद है। मेरी बात फॉलो करेंगे? किससे करेंगे? फार्मूले से करेंगे, लेकिन आपको उसका बैक एंड समझा रहा हूं कि वर्क कैसे कर रहा है। तो ये जो पहला 1000 है, ये 2 साल के लिए इस पे इंटरेस्ट मिला, ये कंपाउंड इंटरेस्ट है, राइट। ये फार्मूला पिछली क्लास में हम पढ़ चुके हैं, क्लियर है। वरना अगर कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आप माशाल्लाह इंजीनियर हैं ज्यादातर आप में से, तो 1000 का 7% इंक्रीज करें, कितना बनेगा? 1070, यानी ये जो 1000 है जब यहां तक पहुंचेगा इस पे 70% लगेगा। ठीक है, ठीक है, थैंक यू। तो 1070 हो जाएगा। मेरी बात फॉलो कर रहे हैं? ये जो 1000 है जब यहां तक पहुंचेगा 1070 हो जाएगा। इसके ऊपर मजीद 7% लगाएं, तो इसका 7% लेके इसमें ऐड कर दें, तो 11 समझ आ गई। ये कंपाउंड इंटरेस्ट है, लेकिन सिंगल कैश फ्लो अलग अलग करो। गॉट इट? तो ये वाला 1000 यहां तक 1070 होगा, जब यहां पहुंचेगा तो 1145 हो जाएगा। ये जो 1000 दूसरे साल के एंड पे कर रहे हैं, तो 1 साल बैंक ने इसको इस्तेमाल किया, वो 1 साल का इस पे आपको इंटरेस्ट दे देगा। क्या चीज? हाँ, उसकी पावर 1 हो जाएगी, तो वो कितने हो गए? 1070। और जो आखिरी 1000 है अभी जमा कराया है और अभी ही फ्यूचर वैल्यू निकाल रहे हैं, तो बैंक इतना अच्छा नहीं कि उस पर इंटरेस्ट पे करे। वो 1000 तो होगा, उस पर इंटरेस्ट शामिल नहीं होगा। अब तीनों को सम, हाँ, इसको सम करें तीनों को, तो क्या अमाउंट आती है? बिल्कुल वो ज़कात काट देगा या कोई चेक एक चार्जेस निकाल लेगा। क्लियर है? तो सम कितना आ रहा है? 3215। लेकिन हमारे पास बजाय कि हम इस तरह करें, अगर ये 50 इंस्टॉलमेंट्स हो, तो it would take a lot of time to calculate. So instead we have a shortcut formula, and that is, वो आपको मैंने बता दिया, R into 1 plus I raised to power n minus 1 over I। अच्छा, कहीं इसको R भी लिख देते हैं, I को, इंटरेस्ट रेट को, तो it makes no difference, and this is equal to, अच्छा ये जो मैं डिनोट कर रहा हूं ना, तो ये भी मैंने अपने तौर पे आपको समझाने के लिखा है। मुझे एग्जाम में या वैसे ही हमें आंसर चाहिए होता है, यार अमाउंट कितनी बनी है, तो हम डिनोट किससे करें, से कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो अगर आप खुद याद करना चाह रहे हैं तो लिख लें फ्यूचर वैल्यू एनयूटी ऑर्डिनरी, ओ फॉर ऑर्डिनरी इज इक्वल टू दिस फार्मूला। क्लियर है? बस हम 2-4 मिनट में ब्रेक लेते हैं, एक छोटा सा इसका क्वेश्चन कर लेते हैं, ताकि ये फार्मूला जो है फिर अब देखें, ये फार्मूला आ गया, फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी 1 plus I raised to power n, वही वाला। ठीक है, अब इसका एक ना टेबल भी गिवन होती है। टेबल में क्या होगा, ये जो ब्रैकेट के अंदर पूरा है ना, दिस होल 1 plus I raised to power n minus 1, इसमें 2 ही वेरिएबल है, I और n। तो I और n की डिफरेंट वैल्यूज के लिए सॉल्व करके आंसर दिया हुआ है। गॉट माई पॉइंट? तो हम क्या करेंगे, सिर्फ R से मल्टीप्लाई करेंगे तो वी विल गेट आंसर, राइट। अब हम आते हैं, यही क्वेश्चन था आपका, देखिए 1000 वाला कितने थे, 1000 और रेट क्या था 7%, n कितना था 3, तो देखें क्या वैल्यू आ रही है 3.215। उसने उसको पूरे को सॉल्व करके फैक्टर को दिया हुआ है, उसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आएगा यही 3215। आई होप कि मेरी बात समझ आ रही। तो ये टेबल जो है बुक के एंड पे भी गिवन है और गूगल में भी गिवन है। इज इट क्लियर? समझ आ गई? ये बात समझ आई कैसे हुआ ये? हमारे केस में इन 2 चीजें थी, I और n। I था 7% और n था 3, तो इसमें जो वैल्यू आ रही है 3.215। आप बेशक सॉल्व किया होगा आपने अभी भी, तो आपको 3.215 ही आ रही थी।
तो उसने उसको 1000 से मल्टीप्लाई करना, यू विल गेट आंसर, राइट। तो फाइनेंस में जो मॉडर्न वर्ल्ड है उसमें ये मैटर नहीं करता कि फार्मूला आपको आता है कि नहीं आता, आपको उसकी एप्लीकेशन आती है कि नहीं आती। एक फाइनेंशियल कैलकुलेटर भी हमारे यहाँ होता है जो कि 7, 8, 10 मुख्तलिफ उसकी वैरायटी है, 10,000 का भी शायद आता हो, तो वो CFA के लोग यूज़ करते हैं। उसमें सारी फाइनेंस जो है वो पूरी कैलकुलेटर पे हो जाती है। तो हमारा कंसर्न ये होता है यार आपको समझ आए कि चीज़ है क्या। अगर आपको ये पता चल रहा है कि यार ये फ्यूचर वैल्यू है, ये सिंगल अमाउंट नहीं है, जो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था वो सारा सिंगल अमाउंट था कि आज एक बंदे ने इतने पैसे जमा कराए। अगर आप असल रकम एक दफ़ा जमा करा रहे हैं तो ये सिंगल कैश फ्लो है, लेकिन अगर असल रकम आप इक्वल है और इंस्टॉलमेंट्स में जमा करा रहे हैं तो वो एन्यूटी है। तो पहले तो आप ये आइडेंटिफाई कर पाएंगे सिंगल कैश फ्लो है या एन्यूटी है। इज इट क्लियर? यहां तक समझ आ गई? इसको देखें, ये द इंटरेस्ट रेट इज 12% फाइंड द टोटल अमाउंट एट द एंड इन बैंक अकाउंट ऑफ द कंपनी। जरा फार्मूले से इसको करें, क्या आता है? इंटरेस्ट रेट इसमें 12% है। 6.3 ओके। इसमें इंटरेस्ट कितना अर्न किया हमने? 13 Done? They take your time. 6.3 Answer 6.3 6.353 यही आंसर आ रहा है। अच्छा, इंटरेस्ट कितना अर्न किया ओवर द 5 years? 1353 गॉट इट। अच्छा, अभी ब्रेक पे जाने से पहले इसकी आखिरी बात देखें, इस फार्मूले में कितने वेरिएबल हैं? 4 हैं। कौन कौन से? R, R 1 प्लस I वेरिएबल है, दूसरा N तीसरा, -1 ओवर I, एंड दिस इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू एन्यूटी ऑर्डिनरी। अब प्लीज सब लोग कैलकुलेट कर चुके हैं, आई थिंक सब लोग, तो इसमें कोई इशू? अच्छा, अब देखिए हम सब कैलकुलेट कर चुके हैं। इस पूरे फार्मूले में कितने वेरिएबल्स हैं? 4। तो हमें कोई 3 गिवन होंगे जैसे हमने कहा था, और 4th मिसिंग जो है हमने फाइंड करना होगा। क्लियर है? तो इस अभी तक जो हमने प्रॉब्लम की है उसमें क्या गिवन था? हमें बेसिकली R गिवन था, I गिवन था और टाइम पीरियड गिवन था। तो हमने क्या मालूम किया? फ्यूचर वैल्यू। क्लियर? अब R मिसिंग होगा। ठीक है, स्टोरी ये बनेगी कि मुझे फ्यूचर में कुछ लमसम अमाउंट चाहिए होगी और मैं हर साल इक्वल अमाउंट डिपॉजिट करना चाह रहा हूं। ठीक है, उसमें हमें इंटरेस्ट रेट भी गिवन होगा, एन भी गिवन होगा, और आर जो है वो इक्वल अमाउंट एन्यूटी वो मिसिंग होगी। तो वो आपने फाइंड करनी है। ये जरा पढ़ें और इसको अटेम्प्ट करें।
जी अच्छा, प्लीज मुझे 1 मिनट होल्ड करें। अच्छा, कोई ये जो 10,000 है, व्हाट इज दिस? गुड, एक्सीलेंट। क्यों कि 10,000 चाहिए आफ्टर 6 ईयर, तो यहां से हमें पता चला ये फ्यूचर वैल्यू है। अच्छा, अभी इस 10,000 को पढ़ के प्लीज होल्ड ऑन, हमें ये नहीं समझ आई कि सिंगल कैश फ्लो प्रॉब्लम है कि ये एन्युटी का प्रॉब्लम है, तो हम आगे पढ़ते हैं। It will deposit equal annual amount at the end of each of next 6 years। तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये सिंगल अमाउंट नहीं आ रही बल्कि रेकरिंग बेसिस पे आ रही है, तो यहां से हमें पता चला ये एन्युटी है। अच्छा, अब हमें ये कैसे पता चलेगा ऑर्डिनरी है कि ड्यू है? तो देखिए जो पेमेंट है वो कब हो रही है? एट द एंड ऑफ ईच ईयर। अगर ये बिगिनिंग ऑफ ईच ईयर होता तो फिर ये ड्यू बन जाते। तो फाइंड दी, तो आप आर फाइंड करें, क्या आंसर आ रहा है? 1364। गॉट इट? तो अगर हम 1364 हर साल डिपॉजिट कराते रहेंगे 6 साल में, तो एट द एंड ऑफ द 6th मंथ वी विल हैव 10,000 इन आवर सेविंग अकाउंट, या जो भी सेविंग स्कीम है आपकी। आई होप कि वी हैव डन इट। एनी क्वेश्चन? इक्वल अमाउंट ना होता है कंपाउंड इंटरेस्ट पर इक्वल अमाउंट ना होता तो फिर तो ये एन्युटी ना होती। हम तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट वो फिर हम इस क्लास के एंड पे मिक्स्ड कैश फ्लोज में करेंगे, तो वो फिर एन्युटी नहीं है। मैंने आपको पहले बताया जितनी डिस्कशन हमारी चल रही है वो एन्युटी पे चल रही है, ठीक है? फिर हम इस तरह ये फार्मूला नहीं यूज कर सकते, फिर हमें इंडिविजुअली करना पड़ेगा, ठीक है? वो हम सेशन के आज हमारे आखिर में है। तो जी कंटिन्यू करें, नमाज पढ़ लें। चलें जी, तो ऐसा करते हैं ना, 2 बजे शुरू करते हैं, नमाज पढ़ लें। चाय भी पीनी है? अच्छा चले, चाहिए आपके लिए चाय होती है यहाँ पे?